कहते हैं नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। जो व्यक्ति नृत्य करता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ईश्वर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पिया और आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 पर प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जहां हम रूबरू होते हैं किसी खास हस्ती से और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। और आज हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में मौजूद हैं जिनके लिए शुरू की चंद लाइनें मैंने कही थी। रायगढ़ की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर दीपिका सरकार। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दीपिका जी, सबसे पहले तो हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं रायगढ़ की ही रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और स्कूलिंग मेरी रायगढ़ की ही हुई है, नवीन कन्याशाला। और मेरी पढ़ाई खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है भरतनाट्यम में, और भरतनाट्यम में ही मैंने पीएचडी किया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं डांस सिखाती हूँ। दीपिका नृत्यालय के नाम से मैं एक संस्था मैंने शुरू किया है, जहाँ मेरे अभी फ़िलहाल 10 स्टूडेंट हैं जिनको मैं भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दे रही हूँ। इसके साथ ही मैं रायगढ़ के ही एक स्कूल में डांस टीचर हूँ, वहाँ भी मैं भरतनाट्यम और इसके साथ साथ दूसरे डांस का भी प्रशिक्षण देती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। दीपिका जी, आपके नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको इसके प्रति रुझान कहाँ से आया? आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो होगा वो आपने कहाँ से दिया? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उसके प्रति? जैसा कि डांस एक्चुअली सभी करते हैं, सिर्फ यहाँ मैं ही नहीं कि मुझे डांस पसंद है। डांस सभी को पसंद होता है, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी बचपन में, जब मैं 3 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ। और मतलब अगर कहीं मैं परफॉर्मेंस देखने जाया करती थी तो मम्मा कहती है कि वहाँ से तुम उठ के नहीं आती थी, तुम देखने में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि तुम्हें ना खाने का होश रहता था। और मम्मा मुझे बोलती थी कि चलो घर चलना है अभी, तो वहाँ से मैं उठ के जाती नहीं थी। मैं वहीं खड़े होकर स्टेज का डांस को फॉलो करते हुए अपने सीट के पास खड़े होकर मैं डांस किया करती थी। तभी से मम्मा को ये लगा कि शायद इसमें इसका रुझान है और इसमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट जो मैंने अपनी लाइफ में परफॉर्म किया वो रायगढ़ ही था, रेलवे इंस्टीट्यूट, जहाँ मैंने आई लव माई इंडिया गाने पे मैंने परफॉर्म किया। उस समय मैं 3-4 साल की ही थी। और रही बात डर की या ये कि मैं डांस पहली बार कर रही हूँ, उस समय मुझे किसी प्रकार का कोई डर या कोई भी हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ डांस करना था। मुझे डांस इतना पसंद था कि मुझे ये याद भी नहीं हुआ करता था कि मेरे अगल बगल कौन डांस कर रहा है या कोई सही कर रहा है या मैं गलत कर रही हूँ। मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती थी, बस मुझे सिखाया जाता था और वो मैं एकदम दिलो जान से परफॉर्म करती थी। तो रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छे मिलते थे। उस समय काफ़ी लोग मुझे पहचानने लग गए थे, यही देखकर कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने अच्छे से सिखाया हुआ चीज़ को इतने अच्छे से फॉलो कर रही है या परफॉर्म कर रही है। ऐसा मम्मा मुझे बताती थी कि मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ। तो उस समय से मेरा जर्नी डांस के प्रति स्टार्ट हो गया। तो दीपिका जी, उस समय आप कितने एज की थी? क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने नृत्य की शुरुआत की? मैं तो 3-4 साल की उम्र से ही डांस किया करती थी, लेकिन जब मैं उसके बारे में समझना मैंने शुरू किया कि क्या है डांस और कैसे करना है, मुझे लगता था कि अचानक से ही स्टेज पर एक ग्रुप बिना सीखे कैसे ऐसे परफॉर्म कर सकता था। वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में, जब 3 साल की थी तभी से मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते ही थे कि एक ग्रुप एक साथ कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो एक साथ उनके हाथ पाँव इधर उधर कैसे जा रहे हैं। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी, वो एक जो क्वेश्चन था मेरे मन में, वो मैंने बाद में जब मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ डांस, मैंने खुद से ही अपने आप से ही, इवन उस समय टीवी भी उतना नहीं, हमारे घर में टीवी नहीं था और ना ही मतलब टीवी में मैंने कभी देखा था डांस। बस मैं गाना सुनकर अपने मन से कुछ भी किया करती थी। और फिर उसके बाद जब पहला परफॉर्म मैंने किया रेलवे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैंने कहा, तो उस समय मुझे सिखाया गया। एक दीदी थी, वो उन्होंने एक ग्रुप डांस ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उन्होंने मुझे सिखाया, हमें सिखाया। और बस उस समय से मुझे पता चल गया कि नहीं, मैं शादी से के लिए ही बनी हूँ। जी,
तो दीपिका जी, आप खुद एक नृत्यांगना हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नृत्य से आप क्या समझती हैं? नृत्य आपके लिए क्या मायने रखता है? वो अपने शब्दों में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। आपके नृत्य के प्रति क्या विचार हैं? देखिए, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं काफ़ी छोटे उम्र से ही डांस किया करती थी। जबकि मैं डांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तब से मैं डांस किया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नृत्य के बारे में हमको स्पेशली कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। डांस मतलब जब आप खुश होते हैं, जब आप शायद दुखी होते हैं, जब आपको कुछ अलग फीलिंग होती है, जो एक्चुअली डांसर होता है, जो एक्चुअली डांस को बहुत पसंद करता है मन से, तो उसे किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस डांस करता है, ठीक है। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि नृत्य को लेकर आप क्या समझती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बस हमको चुनने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे डांस करें या क्लासिकल पे और वेस्टर्न पे। डांस मतलब मैं डांस को खुशी से या हैप्पीनेस से जोड़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी, अब जब खुश होते हैं, स्पेशली मैं जब बहुत खुश होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, बस। बहुत अच्छी बात कही है दीपिका जी आपने। दीपिका जी, आपने अभी अपनी चर्चा में कहा था कि वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो, कोई भी डांस फॉर्म हो, आपको बस डांस करने का मन करता है तो आप करती हैं। आप एक शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य प्रशिक्षिका हैं और आजकल वेस्टर्न का काफ़ी बोलबाला है। लोगों को वेस्टर्न डांस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो दीपिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासिकल और वेस्टर्न को आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वेस्टर्न डांस को आजकल के बच्चे या लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, हमें वही ज़्यादा पसंद आने लग जाती है। जैसे कि अभी टीवी में बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड डांस, रियलिटी शोज़ इतने सारे हो रहे हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर समय उसमें वेस्टर्न डांस ही होते हैं। बच्चे वेस्टर्न डांस को ही देखते हैं और जो बच्चे या जिनको डांस बहुत पसंद है, वो भी टीवी में उन्हीं सॉन्ग, उन्हीं डांस को देख देख कर वो घर में किया करते हैं। मैं भी अपनी क्लास में, मेरे जो बच्चे हैं आते हैं, वो भी वही बात बोलते हैं कि मैम, हम रियलिटी शो में इस गाने पर डांस, अपने घर पे डांस कर रहे थे। तो मुझे लगता है जो देखते हैं हम ज़्यादातर, जिसे हम तो उसी चीज़ों को हम पसंद ज़्यादा करने लग जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा आजकल के बच्चे सुन रहे हैं। इसीलिए वेस्टर्न डांस का इतना क्रेज़ है, लोग उसको टीवी में ज़्यादा देखते हैं और पता है कि हम इससे फेमस हो सकते हैं, रियलिटी शोज़ में जाके हम फेमस हो सकते हैं, हमारा नाम हो सकता है। इसीलिए बच्चे उन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्शन ढूंढ पाते हैं। और रही बात क्लासिकल और वेस्टर्न डांस को कंपेयर करना या फिर ये सोचना कि क्लासिकल बेटर है या वेस्टर्न बेटर है या दोनों ही में क्या कंपैरिजन मैं बता सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं इसमें कोई कंपैरिजन कर सकती हूँ। एज अ डांसर मेरे लिए वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों ही बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वेस्टर्न डांस के मूवमेंट, वेस्टर्न डांस का पोस्चर, वेस्टर्न डांस का जो उसमें बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो वेस्टर्न डांस अपने जगह में बहुत ही मेहनत करने वाला डांस है और लोग उसे एंजॉय करते हैं। और रही बात क्लासिकल की, क्लासिकल अपने आप में एक शास्त्रीय चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा है, शास्त्रीय पक्ष को लेकर क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक आगे बढ़ रहा है। वो शास्त्रों से रिलेट करता है, तो उनसे ही हम शास्त्रों में लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम फॉलो करते हैं क्लासिकल डांस में। इसके अलावा जैसे कि हम स्टोरी बेस्ड चीज़ों पे परफॉर्म करते हैं। क्लासिकल डांस में स्टोरी होगी, चाहे वो भगवान की स्टोरी हुई, चाहे वो किसी श्लोक को दर्शाना, चाहे वो किसी राजा या किसी भी ऐसे चीज़ों के बारे में एक्टिंग के थ्रू प्रस्तुत करना। क्लासिकल में ये तो मेहनत दोनों में ही लगता है, दोनों में ही हम जब तक हम एंजॉय नहीं करेंगे तो हम वैसे भी दोनों चीज़ों में से किसी भी एक को भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरे लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। दीपिका जी, आपके इस करियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है? आपके परिवार की तरफ से या आपके कोई फ्रेंड्स हो जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सपोर्ट का तो ऐसा है कि बचपन से ही मैं डांस करती हूँ, तो स्कूल में भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता था। मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत अप्रिशिएट करते थे, बोलते थे कि तुम इसी लाइन में कुछ करना या आगे बढ़ना या डांस नहीं छोड़ना। बट एक्चुअली
जिन्होंने मुझे इस लाइन में सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया और आज मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती हूँ, वो सिर्फ उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है। क्योंकि मेरी माँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए। मेरी सिस्टर्स लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय बाहर जाने नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए स्पेशली, क्योंकि उस समय की मेंटालिटी, अभी की भी मेंटालिटी बहुत जगह ऐसी है, बट उस समय मेंटालिटी ऐसी होती थी कि बाहर नहीं पढ़ने दिया जाता था या डांस को आगे नहीं बढ़ाने दिया जाता था। बट उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने, मेरी बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई और इस मुकाम तक पहुंच पाई। जी, मतलब आपके पूरे करियर में आपकी मम्मी का और आपकी बहनों का काफ़ी सपोर्ट रहा काफ़ी सब पूरा फुल 100% सपोर्ट उन्हीं का रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है। दीपिका जी, जैसे आपने चर्चा में बताया कि आप पढ़ने के लिए बाहर गई थी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई की है, तो जो कॉलेज लाइफ होता है वो सबका बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। तो आपने ऐसी जगह से अपनी पढ़ाई पूरी की है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, जहाँ हमेशा नृत्य संगीत का माहौल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी कुछ ऐसी यादें, कोई ऐसा वाक़या जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे, जो हमेशा आपको रिफ़्रेश कर देता है सोचने के बाद? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। कॉलेज के दिनों को तो हर कोई एंजॉय करता है, हर कोई बहुत कॉलेज की लाइफ को जीता है, मैंने भी जिया है। लेकिन मेरी मैम कहती थी, मेरी गुरु के माधवी मैम, वो मुझे कहा करती थी उन दिनों की, दीपिका तुम अपनी अलग ही एक दुनिया में रहती हो, तुम्हें ज़्यादा हम सोशल होते या लोगों से मिलते जुलते नहीं देखा करते। तो उनकी ये बातें मुझे उस समय बहुत भा गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे शायद ऐसे ही रहना चाहिए। वो ऐसे रूप में मुझे पसंद करती थी। और हाँ, रही बात उस समय की, क्योंकि मैंने ये बात इसीलिए कहा बिकॉज़ हम घर से निकलते थे करीब 10 बजे और क्लास हमारी स्टार्ट होती थी 10:30 बजे से। हम 10:30 बजे से शाम के 8 बजे तक क्लास में ही रहते थे। क्लास में ही हम खाना खाते थे। हम खाना घर से बना के लेकर जाते थे और क्लास में ही खाना खाते थे। और 1 मिनट के लिए भी हम, सिर्फ वो खाना खाने के समय को छोड़कर हम 1 मिनट भी बैठते नहीं थे। हम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते थे, चाहे 7 घंटा हो, 8 घंटा हो, हम सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। और वही हमारा एंजॉयमेंट था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करते थे जो एक्चुअली हम करने गए थे और हमको अच्छा लगता था। इसके अलावा एंजॉयमेंट तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और खाली समय में रूम पे दोस्तों का हमारा जुगलबंदी जैसा कुछ चलता था। हम वेस्टर्न या कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग लगाते थे और उस पे हमारे जो मेरी सीनियर दीदी लोग, वो लोग कथक करते थे। मैं उसी सेम सॉन्ग पे भरतनाट्यम के स्टेप्स करती थी। तो वो यादगार पल हुआ करता था हमारे लिए। जी, बहुत ही अच्छा गया होगा वो समय आपका। अभी भी आप मुस्कुरा रही हैं ये बातें कहते हुए, मैं देख पा रही हूँ। तो दीपिका जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और अभी आपने कहा था कि आपकी जो गुरु थी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जैसा आप रहती थी वैसा। तो पहले आप किसी की शिष्या थी और अभी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उस समय के स्टूडेंट्स और अब के स्टूडेंट्स में आप क्या फ़र्क देखती हैं? अपने आप को कैसा देखती? आप अपने स्टूडेंट्स को जब देखती होंगी तो आपको लगता होगा कि नहीं, मैं भी ऐसी थी, ऐसा डांस करती थी। तो क्या फ़र्क आ गया उस जनरेशन में और अब की जनरेशन में? देखिए, बात यहाँ ऐसी है कि जनरेशन गैप, जैसा कि हमेशा से ये चलता आ रहा है, जनरेशन गैप तो होता ही है। और हमारे समय में और अभी के समय में काफ़ी अंतर है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही अंतर है और वो अंतर भरना नामुमकिन है। पहले जब हम क्लास में प्रैक्टिस किया करते थे, वो प्रैक्टिस हमारी अलग होती थी। हमारे गुरु ने कह दिया कि इतने समय आपको प्रैक्टिस करना है, मीन्स कम से कम हम दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। 8 घंटे कम नहीं होते, कंटिन्यू बिना रुके प्रैक्टिस करना। तो उस समय बिना गुरु शिष्य परंपरा के होते हुए भी हम लोग गुरु की बातें इतने अच्छे से मानते थे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। और इसके साथ ही हम अपने गुरु को गुरु कम अपना पेरेंट्स ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वो जो भी कहते थे हम उसी के हिसाब से चलते थे, चाहे वो प्रैक्टिस करना हो। और हमारी प्रैक्टिस भी अलग होती थी, बिल्कुल ही अलग। मतलब जब उनका मन करे तब वो बुला लेते थे प्रैक्टिस के लिए और हमको जाना ही पड़ता था। हम उस समय ना नहीं बोल सकते थे, और क्योंकि हमारे मन में भी कभी नहीं आता था कि हमको ना बोलना चाहिए। हम अपने गुरु को बहुत फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा
उनके बैठने उठने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके डांस करने के तरीके, उनके एक्सप्रेशंस को फॉलो करते थे। शायद इसीलिए ही हमें उनका 1% भी हो तो आया है, क्योंकि आज मुझे डांस क्योंकि काफ़ी बीच में काफ़ी सारे जॉब मैं करने लग गई और मेरे खुद के क्लासेस हो गए, इस वजह से डांस काफ़ी दिन तक मेरा छूट गया था। बट हाँ, आज भी अगर मुझे कभी परफॉर्म करने के लिए बोला जाए या मैं कहीं परफॉर्म करती हूँ तो उतने ही ज़ोर शोर से, उतने ही अच्छे तरीके से मैं उसे निभाने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों में ये सब चीज़ों की कमी है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट होते हुए भी वो बच्चे मतलब नहीं कर पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं। पहले हमारे अंदर ये नहीं था कि हमको रियलिटी शोज़ में जाना है या फेमस होना है या कॉम्पिटिशन्स करना है। हमारे में बस हमारे दिमाग में यही डाला गया था कि हम जो सीख रहे हैं उसे हमें अच्छे तरीके से निभाना है, और इसीलिए हम परफॉर्म भी करते थे तो अच्छे तरीके से करते थे। लेकिन अभी के बच्चों में हम उनको बहुत देर, मैक्सिमम 1 घंटा से 2 घंटा, इससे ज़्यादा हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चों के पास उतना टाइम नहीं होता। बाकी सब पढ़ाई उनकी ज़्यादा रहती है, बच्चे उतना टाइम दे नहीं सकते, और अगर उतना टाइम देने भी लगे तो भी पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर पाते। आजकल के समय, अभी के समय में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे जितनी जल्दी हो सके सीख जाएं, जितनी जल्दी हो सके वो टीवी पर आ जाएं, जितनी जल्दी हो सके वो फेमस हो जाएं। लेकिन यही चीज़ें बच्चों को शायद बहुत पीछे धकेल दे रही हैं, क्योंकि जितना समय उनको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, जितना समय उनको अपने आप को तराशने में चाहिए, उतना समय वो सिर्फ ये सोचने में बिता देते हैं कि मैं कैसे फेमस हो जाऊं या कैसे कितनी जल्दी मैं स्टेज पर आ जाऊं। तो ये काफ़ी अंतर रहा है हमारे समय में और अभी के बच्चों में। जी ज़रूर, आपकी इन बातों को हम चाहेंगे कि रेडियो धूम के माध्यम से हमारे पेरेंट्स जो भी हैं, बच्चे हैं, वो सुने और समझें इन बातों को कि कितना महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस करना और गुरु की बातों को मानना। जी बिल्कुल। दीपिका जी, बातें तो होती रहेंगी। दीपिका जी, एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे। जैसा कि हम रायगढ़ वासी हैं और रायगढ़ को कला संस्कारधारी नगरी के नाम से जाना जाता है, हमारे महान राजा चक्रधर सिंह जी की बदौलत इस रायगढ़ को बहुत ही खास पहचान मिला है। और रायगढ़ एक कथक घराना है, और ये हम रायगढ़ वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि कथक के 4 घरानों में हमारा रायगढ़ भी एक घराना है। फिर भी आपका रुझान कथक को छोड़कर या कथक की ओर ना होके भरतनाट्यम की ओर बढ़ा, इसके पीछे क्या कारण रहा है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, बट अच्छी स्टोरी है। हुआ यूँ था कि हम भी, क्योंकि रायगढ़ के निवासी हैं, इसलिए हमको भी कथक के अलावा और कुछ किसी भी और दूसरी विधा के बारे में जानकारी नहीं थी। हमने भी जब भी देखा चक्रधर समारोह में तो कथक को ही ज़्यादातर देखा, कथक के बारे में ही सुना, और अच्छा भी लगता था क्योंकि उन कथक के सॉन्ग है और उसके जो भी चाहे आप तत्कार ले लीजिए तो वो सब समझ में आते थे। तो रुझान उसकी तरफ था, पसंद भी था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये सवाल उठता था कि कथक ही क्यों सीख रहे हैं लोग, और भी तो डांस फॉर्म है, और उस पे रुझान क्यों नहीं है, या वो क्यों नहीं सीख रहे हैं, या उसका चलन क्यों नहीं है रायगढ़ में, उसका बात क्यों नहीं है। लेकिन मैं भी कथक को लेकर ही खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गई थी, मुझे भी कथक ही सीखना था। और जिस दिन, स्टोरी ये है कि जिस दिन हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम था, क्योंकि वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जब भी आप किसी विधा पे जाते हो, चाहे वो कथक हो या भरतनाट्यम हो या ओडिसी हो, आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो वैसा मेरा भी हुआ। तो मैंने उसमें एक गाना है ढाई श्याम रोकली, जो कि कथक बेस्ड है, उस पर मैंने परफॉर्म किया, खुद गाकर मैंने परफॉर्म किया। तो मुझे वो पसंद भी था, और मैंने सेमी क्लासिकल और कथक तो नहीं आता था मुझे, बट कथक को टच करते हुए मैंने उसको परफॉर्म किया था। बट उस समय, जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि कथक ही क्यों, हर कोई तो रायगढ़ में कथक ही सीखा है, हमने कथक ही देखा है, पर वही क्यों, कुछ अलग क्यों नहीं। तो शायद कथक कहते कहते मैंने कथक को नहीं कहा, और जब वहाँ बैठे जजेस ने मुझसे पूछा कि आप कौन सी विधा पे जाना चाहते हैं, तो मैंने भरतनाट्यम का नाम लिया। उन्होंने भी मुझसे सेम यही सवाल कहा कि भरतनाट्यम क्यों।
तो मैंने जब मैं काफ़ी छोटी थी तो मैंने हेमा मालिनी जी को देखा था भरतनाट्यम करते, और वो उसका पहनावा, उनके करने का तरीका मुझे इतना पसंद आया कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में वो भी कहीं ना कहीं था कि मैं कभी करूँगी तो कथक से हटके अगर मुझे कुछ करना है तो भरतनाट्यम करना है। और मैंने उस समय भरतनाट्यम ही चूज़ किया और अब मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच रही है आपकी कि मतलब कथक ही क्यों, थोड़ा हट के, हालांकि दोनों डांस फॉर्म अपने आप में महान है जी। दोनों को कंपेयर करना तो मूर्खता है एक तरह से कहें तो जी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारे रायगढ़ को एक भरतनाट्यम टीचर भी मिली, इससे हमारे बच्चों को और कुछ सीखने को मिला। दीपिका जी, आपने अपने यूनिवर्सिटी की बात बताई, अपने एंट्रेंस की बात बताई, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने किस तरह से भरतनाट्यम को चुना। तो मेरा जो अगला सवाल है वो इसी के लिए है, हमारे यूथ के लिए है जो आगे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस फील्ड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद एक पीएचडी होल्डर हैं। तो आप उन्हें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो यहाँ तक कैसे पहुँचें, और आपको भी पीएचडी करते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। जी बिल्कुल, आपके सवाल पे मैं सबसे पहले अपनी जर्नी को बताना चाहती हूँ कि पीएचडी की मेरी जर्नी कैसे रही है। जैसे कि मैंने बताया कि भरतनाट्यम में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, देन उसके बाद मैंने पीएचडी की। पीएचडी का सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था, मुझे पीएचडी एक्चुअली नहीं करना था। उस समय मैं घर आ चुकी थी, लेकिन और पीएचडी के समय हमको उस समय भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है पीएचडी के लिए। तो घर में आ चुकी थी, पेरेंट्स, मेरा कोई कुछ और प्लानिंग था, मुझे जॉब करना था। लेकिन जैसे कि मैं ये भी बात बता चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस समय भी उन्होंने मुझे ये कहा कि जॉब तो कर ही सकती हो बाद में, लेकिन अभी जो कुछ बनना है, कुछ अलग हटके करना है, तो यही मौका है, यही वो समय है जब तुम कुछ अलग हटकर कर सकती हो। तो मैंने पीएचडी को चुना। मैंने तब भी उनकी ही बात मानी। मुझे उस समय ऑब्वियसली बाकियों की तरह मुझे भी जॉब करने का ही मन था, लेकिन मैं गई यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने पीएचडी में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, पीएचडी करने के लिए मैं पहुंच गई। बट मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की हुई है, हमें लगता था कि पीएचडी में शायद वैसे ही पढ़ाई करनी होती है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल उल्टा था। पीएचडी में सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है, हमें ऐसी चीज़ों के बारे में जानना होता है जिसकी चर्चाएं कभी हुई नहीं रहती हैं, या फिर ऐसे पीएचडी मतलब किसी नई चीज़ों का खोज करना, नई चीज़ों को सबके सामने लाना जिसके बारे में किसी को भी ना पता हो। तो ऐसी नई चीज़ों को का खोज करना और नई चीज़ों को सबके सामने लाना ये आसान नहीं था। इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होती थी, बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत लोगों से मिलना पड़ता था। और एक समय ऐसा है जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करते थे, डांस करते थे, और डांस को समय के लिए छोड़कर हमें सिर्फ पढ़ाई में आना होता था, पढ़ाई को करना होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। लेकिन अंत में जब मैं मतलब मेरी मेहनत ये बोलिए या मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बोलिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको निभाया, बहुत अच्छे तरीके से। मेरा शोध कार्य था भरतनाट्यम नृत्य में प्रयुक्त हस्त मुद्राओं एवं पाद विन्यास का विश्लेषणात्मक अध्ययन। मीन्स हस्त मुद्रा मीन्स हैंड जेस्चर और फुटवर्क पे जितने काम मुझे नए दिखाने होते थे, तो मैंने नया दिखाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से ही मैंने इस काम को कंप्लीट किया। मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला उस समय जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ, भरतनाट्यम का स्क्रीनिंग हुआ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं आज के बच्चों को, आज के जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी विधा चूज़ करें, या वो डांस हो, या वो म्यूज़िक हो, भरतनाट्यम हो, कथक हो, कुछ भी हो, आप उस पे बहुत मेहनत कीजिए, आप उसी पे टिके रहिए, और हर विधा पे, हर फील्ड पे आपके लिए आगे उज्जवल भविष्य ही रहेगा। बस आपको मेहनत करने की देरी है। आप चाहे कुछ भी करिए, आप बहुत अच्छा पा सकते हैं, लेकिन आपको उस पे टिके रहने की ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छी बात कही है। आशा करते हैं हमारे यूथ को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है पीएचडी करने के लिए।
दीपिका जी, आगे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप नारी शक्ति का खुद एक उदाहरण हैं। तो इस उपलक्ष्य में आप हमारी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि मैं खुद एक वुमेन हूँ और मैं अभी की मतलब महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी की महिलाओं में भी वही पहले जैसे ही सोच है कि अपने जो पसंद की चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उस पे हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि बहुत सारे सोच आगे आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली हो या बच्चे हों या फैमिली के और मेंबर्स हो, जिम्मेदारियां हों, ये सब सोच के आगे नहीं बढ़ पाती है। कई लोग ऐसे भी हैं, लेकिन अभी लड़कियां बहुत आगे बढ़ भी रही हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सच में करने का मन है, सच में आप किसी फील्ड को चूज़ करके उसको करना चाहती हैं, चाहे वो कोई भी चाहे वो डांस ही क्यों ना हो, म्यूज़िक ही क्यों ना हो या कोई पढ़ाई क्यों ना हो, आप उसके पीछे लग जाइए और कीजिए, क्योंकि ये समय फिर नहीं मिलने वाला। यही एक ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसमें अपनी पसंद की चीज़ों को कर लेना चाहिए। नारी शक्ति तो नारी शक्ति है और वो अपनी बात मनवाना अच्छे से जानती है। दीपिका जी, जैसा कि हम जानते हैं आप एक कुशल नृत्यांगना हैं और बहुत से जगहों पे आप अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं काफ़ी छोटे उम्र से ही डांस किया करती थी, तो मैंने सबसे पहले तो रेलवे इंस्टीट्यूट में अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया क्योंकि मैं वहीं की रहवासी हूँ, तो वहाँ के हर परफॉर्मेंस में मैं परफॉर्म किया करती थी। और स्कूल में तो हर कोई करता है उस तरह। वहाँ से करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई। रायगढ़ में कई जगह मैंने परफॉर्म किया, जैसे जिंदल या फिर और भी यहाँ पर परफॉर्मेंस हुए। उसके बाद लेकिन असल परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज के दौर में मैंने किया, कि मैंने जो सीखा उसको मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में मैंने खैरागढ़ महोत्सव, जो कि काफ़ी जाना माना महोत्सव है, वहाँ मैंने परफॉर्म किया। सबसे पहला मेरा वही परफॉर्मेंस था। उसके बाद जो मेरे सबसे पहले गुरु हुए, गुरु श्री श्रीनिवासन अयंगर सर, वो हमें बाहर पहली बार मुझे मौका मिला बाहर जाने का, तो मैं गई थी तिरुपति बालाजी और वहाँ मैंने मंदिर के सामने एक कॉलेज था, तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि पहली बार बाहर परफॉर्म कर रही हूँ और वो परफॉर्मेंस जिसमें मैंने इतनी मेहनत की हुई है, एक्चुअली मैं जिसमें कुछ करना चाहती थी। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया मैंने। ये रायगढ़ के चक्रधर महोत्सव में भी मैं आई, मुझे हमें बुलाया गया और हमने परफॉर्म किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यादगार पलों में यादगार परफॉर्मेंस की बात की जाए, जहाँ मुझे एक सम्मान से सम्मानित किया गया, शौर्य प्रवाह विभूति के सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया, वो था सिंगापुर। आप भी जानती होंगी पिया जी, क्योंकि आप और मैं दोनों ही वहाँ परफॉर्म के लिए गए हुए थे। जी। और वो परफॉर्मेंस काफ़ी अलग था, क्योंकि एक ऐसी जगह में परफॉर्म करना जहाँ हमारे लोग कम थे और वहाँ के लोग ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को और परफॉर्म को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और हमको भी बहुत अच्छा लगा अलग जगह पे परफॉर्म करके, क्योंकि हमें वहाँ पर अलग सम्मान से सम्मानित भी किया गया। जी। और बस ये मेरी जर्नी का बहुत अच्छा एक पल रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सिंगापुर का। दीपिका जी, एक अच्छा कलाकार होने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है एक अच्छा कलाकार इंसान तभी हो सकता है जब वो सबसे अच्छा इंसान हो। अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे कलाकार भी साबित हो सकते हैं। अच्छा कलाकार होने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान होने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको कला के लिए आपके मन में उतना प्रेम, उतना सम्मान ज़रूरी है। आप जैसे अपने भगवान को पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही आप अपनी कला जो आपको भगवान ने तोहफे के रूप में दिया है, उसको आपको उसी प्रकार से पूजना और उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक कलाकार सफल भी तभी होता है जब वो अपनी कला को पूरा 100% दे। मतलब अपनी आधा जीवन अगर आप अपनी कला को दे सकते हो तो ही आप अच्छे कलाकार बन सकते हो। बहुत ही अच्छी बात कही है दीपिका जी आपने। दीपिका जी, जाते जाते अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को जो क्लासिकल डांस के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं तो स्पेशली अपने रायगढ़ के लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रायगढ़ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, वो बहुत टैलेंटेड हैं। क्योंकि मैंने यहाँ जजमेंट भी किया हुआ है, मेरे खुद के बच्चे जो मेरे से सीखते हैं वो, और मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं देखती हूँ यहाँ। तो रायगढ़ के बच्चों में, रायगढ़ के लोगों में कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। मुझे लगता है बस इनको सिखाने की ज़रूरत है, अच्छे गुरु की ज़रूरत है, और पेरेंट्स के अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बस आपको अपना, जैसा कि मैंने कहा, अपना 100% देने की ज़रूरत है। आप दीजिए और बस आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दीपिका जी, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आई, आप हमसे बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात किया। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पिया मैम कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और इतनी सारी बातों के बीच मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं अपने पुराने दिनों को और याद कर पाई। तो आपके साथ चर्चाओं में मैंने सभी चीज़ों को याद किया और मैं कुछ अपनी तरफ से अपने मन की बातें कह पाई। थैंक यू बहुत बहुत। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर दीपिका सरकार, जिनसे हमने की ढेर सारी बातें। आशा करते हैं आपको इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। समय हो चला है आपकी आरजे पिया का आप सभी से विदा लेने का। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था पवन मिश्रा का। कार्यक्रम का संचालन किया मैंने, यानी आपकी दोस्त आरजे पिया ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।